Very warm welcome, everybody. This is CH Chinmay Pathak, your guide, your mentor, your tutor for business laws as well as business economics. सर हमने शुरू करी थी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज और ये हमारा है डे 8। सर डे 8 काफी लंबे आए हैं हम अभी तक। क्या कराते हो सर आप एवरीडे, क्या पढ़ाते हो हमको? हम करते हैं सर एक केस स्टडी जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं और फिर उसको लिखते हैं लाइव। साथ ही साथ सर हम एक थ्योरी क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने उठाया आपका लेटेस्ट आरटीपी क्वेश्चन सर। तो शुरू करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। क्या कहता है सर? सार्थक is employed as a cashier on a monthly salary of rupees 50,000 by ABC Bank for a period of 3 years. ठीक है। Mohit gave surety for Sarthak's good conduct. After 9 months, the financial position of the bank deteriorates. Then Sarthak agrees to accept a lower salary of rupees 40,000 per month from the bank. 2 months later, it was found that Sarthak had misappropriated cash from the time of his appointment. What is the liability of Mohit taking into account the provisions of Indian Contract 1872? कहना क्या चाहता है? सिर्फ इतना कहना, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर। तो सर पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट सर श्योरिटी। श्योरिटी क्या होता है सर? मैं आपको बोलता हूँ, ए को मैं बोल रहा हूँ तू बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले सर, और अगर बी परफॉर्म नहीं कर पाया ना तो आई विल परफॉर्म इट, दैट इज मिस्टर सी विल परफॉर्म इट। सर ऐसा कौन गारंटी क्यों देगा? अरे अब बैंक लोन में होता है, ये बैंक जब लोन देती है तो बोलती गारंटर लेके आओ, तो उसी का केस है सर। अब क्या होता है ना, जब मैंने ये श्योरिटी दी थी ना सर ए को कि तू बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, नहीं बी कुछ नहीं, बी नहीं अगर पैसा देगा तो मैं दे दूंगा, तो ये मैंने किया था तब जब मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स पता थे। अब आप क्या कर रहे हो सर, मुझे बिना बताए ना इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अब क्या कर रहे हो सर? चेंज कर रहे हो। चेंज मुझे बता के करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे बिन बताए चेंज करोगे ना, करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब वैलिड रहेगा। लेकिन फिर जिस मोमेंट पे आपने टर्म्स चेंज कर दिए उस मोमेंट से श्योरिटी यानी कि मिस्टर सी अब लायबल नहीं रहेगा सर। क्यों? अरे उसको बिना बताए आपने टर्म्स बदल दिए। ऐसे तो आप कुछ भी टर्म्स इसमें ऐड कर दोगे, उसके अगेंस्ट ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसको उतराऊंगा अपने सवाल के लिए। तो शुरू करते हैं राइटिंग सर। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो और आप भी मेरे साथ लिखना चाहते हो तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग विथ मी ओनली। मिडिल ऑफ द पेज पे मैं लिखता हूं सर क्वेश्चन नंबर 18। होशियार बच्चा हमेशा इसको बॉक्स मारेगा। होशियार बच्चा शुरू करेगा, सबसे पहली चीज लिखेगा सर फैक्ट्स ऑफ द केस। ओके, फैक्ट्स ऑफ द केस में होशियार बच्चा क्या लिखेगा सर? होशियार बच्चा पूरे सम को 2 लाइनों में समराइज करेगा। लिखेगा सार्थक इज हायर्ड ऑन श्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर गिवन बाय मोहित। देखो कितना मस्त स्पेसिंग रखी है मैंने। तो सार्थक को जॉब दे रहा है क्योंकि मोहित ने उसके गुड बिहेवियर की गारंटी दी। अब द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज्ड इधर इधर बिटवीन एबीसी बैंक जिसने हायर किया एंड सार्थक। लेकिन सर क्या है? विदाउट इंटीमेटिंग, बिना बताए, विदाउट इंटीमेटिंग मोहित, एंड नाउ सार्थक हैज डन फ्रॉड। देखो कितने आसान, 2 लाइनों में सिर्फ दो, दिखने को ज्यादा है लेकिन सिर्फ 2 लाइनें सर। 2 लाइनों में पूरे के पूरे क्वेश्चन को समराइज कर डाला। होशियार बच्चा दूसरी चीज क्या करेगा सर? होशियार बच्चा लिखने वाला है यहाँ पे एप्लीकेबल प्रोविजंस। होशियार बच्चा यहाँ पे उसको करेगा बॉक्स और एप्लीकेबल प्रोविजंस में लिखेगा सर, मुझे सेक्शन नहीं पता, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 where there is any, सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है सर वेरायंस। वेरायंस यानी डिफरेंस, चेंज। वेयर देयर इज एनी वेरायंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ओके सर। और अगर मैं अच्छी लैंग्वेज यूज करूं तो मैं लिखूंगा बिटवीन
प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सर क्यों? अरे जनरली श्योरिटी गारंटी जो होती है वो बैंक्स में यूज होती है, इसलिए ऐसे वर्ड यूज करके प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। श्योरिटी का कंसेंट लिए बिना आप कर रहे हो, इट वुड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज छोड़ देना, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी। श्योरिटी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज मिल जाएगी सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आफ्टर दिस वरायंस। क्या बात करते हो सर जी? एक बार चेंज कर दिया उसको बिना बताए तो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी सर। यहाँ पे कीवर्ड्स मेरे को लिखने हैं, मैंने वेरायंस को वैसे बॉक्स किया है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सर, टर्म्स को अंडरलाइन करूंगा, विदाउट को बॉक्स करके श्योरिटीज कंसेंट करूंगा, मैं डिस्चार्ज को अंडर बॉक्स करके डिस्चार्ज श्योरिटी लिखूंगा सर, ठीक है, और आफ्टर को करूंगा सर। क्यों? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जब तक मुझे पता था सब सही है तब तक कोई दिक्कत नहीं सर, मुझको बिता बताए जब आप ये सब कांड करोगे ना तो दिक्कत है सर। होशियार बच्चा तीसरी चीज लिखेगा सर हमेशा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। क्या बात करते हो सर जी? बिल्कुल, एनालिसिस में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा सर, ऐसा ही लिखना है, देखो, इन द इंस्टेंट केस द क्रेडिटर हैज मेड अ वरायंस। क्या वरायंस किया सर? दैट इज चेंज इन टर्म्स, दैट इज सर सैलरी, ओके, विदाउट कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। कंसेंट नहीं लिया श्योरिटी का, thus surety is discharged as to the transactions। सब्सिक्वेंट वर्ड लिखना है यहाँ पे, सब्सिक्वेंट यानी मेरे को नहीं याद आता है, मान लीजिए छोटा बच्चा सब्सिक्वेंट वर्ड नहीं आता, लिखना है ट्रांजेक्शंस आफ्टर द चेंज। सर बस इतना है जी? बिल्कुल, अब सिर्फ लिख देना है सर कंक्लूजन। यहाँ पे एक लाइन में कंक्लूजन क्या आएगा पता है? होशियार बच्चा यहाँ पे लिखने वाला है सर, मोहित इज liable as surety for the loss suffered by bank due to। आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन में लिखा मिस अप्रोप्रिएशन, या आप लिख दीजिए फ्रॉड बाय ऐसा करके, या फिर ऐसे भी चलेगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय सार्थक ड्यूरिंग फर्स्ट 9 months। तो मोहित इज लायबल फॉर फर्स्ट 9 months, आगे लिखना है बट ही इज not liable for fraud committed after reduction in salary। बस सर इतना आपका बन जाएगा ये केस स्टडी, फुल ऑन फुल मार्क्स गारंटेड। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 19, जो आज का अपना है सर थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन लिख सकते हो स्क्रीन पे, क्या लिखा है थ्योरी क्वेश्चन में सर? थ्योरी क्वेश्चन लिखता है, एक्सप्लेन द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाय हाय हाय, मेरी तो सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है सर ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे फेवरेट चीज है मेरी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी चीजें होती है, देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सर, काफी बच्चों को पता नहीं होता है, मैराथन वैराथन देख लेते हो तो पता नहीं चलता है क्या होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए ए और बी है सर, ठीक है, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे का, बी का पैसा, मान लीजिए, मान लीजिए बी का पर्स गुम हो गया, ए को ये चीज फाउंड मिल गई, अब ना ए के ऊपर एक मॉरल लायबिलिटी है सर कि चुपचाप ये पर्स जाके पुलिस स्टेशन दे दे, या फिर बी को ढूंढ के उसको दे दे, खुद नहीं रख सकता सर। सर क्यों? अरे यही तो होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट।
कॉजी कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या नहीं है सर? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, दैट इज इट रिसेम्बल्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसी की इच्छा नहीं होती है, किसी का इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो क्या नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, इनको बनाना ही नहीं कुछ। ये तो चाहता है मैं चोरी करके भाग जाऊं। और ये कैसे बनता है सर? बाय लॉ। लॉ बनाता है इसको। तो बस यार, ये तो हो गई उसके फीचर्स। चार तो मैंने आपको इधर ही बता दिए। अब याद रखना, अगर ये जो पर्स है ना, ये यूज कर लेगा इसका पैसा, तो क्या भी किसी के भी ऊपर इल्जाम लगा सकता है क्या? किसी को भी बोल सकता है कि चल मेरे पैसे दे, तू नहीं मेरा पर्स चुराया? नहीं भाई। ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही ये राइट अवेलेबल होगा बी के पास, ये इल्जाम लगाने का कि चल तूने मेरे पैसे लिए, मेरे पैसे वापस दे। याद रखना, इस केस में कोई प्रॉमिस वॉमिस क्या नहीं है सर, देर इज नो प्रॉमिस, देर इज अ ड्यूटी, तो इसका बेसिस ड्यूटी होगा हमेशा। फिर नेक्स्ट चीज होगी सर, किसी की अगर मतलब अगर बी को केस फाइल करना रहेगा ना सर, तो ये केस कैसे फाइल करेगा पता है? एज इफ इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात करते हो सर? यस। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा सर? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, और इसका ब्रीच मतलब इसको तोड़ा, इस हिसाब से आप केस फाइल कर सकते हो सर कोर्ट में। और ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, और ज्यादा प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ ड्यूरिंग माय होलसम क्लासेस जो रहती है। यू कैन ज्वाइन देम एनीवेज थ्रू माय वेबसाइट। तो लिखना शुरू करते हैं सर। होशियार बच्चा शुरू करेगा इसको लिखने के लिए। तो जो मेरे साथ लिख रहा है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, मिडल ऑफ द पेज पे होशियार बच्चा लिखेगा सर क्वेश्चन नंबर 19, बॉक्स मारेगा बड़ा अच्छा बॉक्स। अब ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको किसी भी चीज को फैक्ट्स ऑफ द केस की जरूरत नहीं, इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा सर ऐसा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सर मुझे ना आईसीआई का लैंग्वेज याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। अरे कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखनी, अंडर सम स्पेशल केसेस। सर सरकमस्टेंसेस बढ़ता, अरे मैं क्या बोला, मुझे आईसीआई की लैंग्वेज याद नहीं रहती। मैं लिखूंगा ऑब्लिगेशंस पुट। अगर आप ज्यादा होशियार हो, आपको याद रहता है, तो लिख देना है, ये वर्ड आएगा इम्पोज्ड बाय लॉ आर कॉल्ड एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात करते हो सर? ये ऐसे ही लिखना है सर, ऐसे ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट, दे आर क्रिएटेड बाय लॉ ऑल्दो नो पार्टी wants और हैज एंटर्ड इट। चाहो ना चाहो ये लॉ करके रहेगा सर। नो पार्टीज एंटर्ड इट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सर ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ। कितना देखो, मैं खुला खुला लिखता हूँ, ऐसे लिखना है पेपर में, ऐसे ही खुला खुला पेपर में लिखना है। यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूंगा, एक डॉक्ट्राइन के बारे में बात करना चाहूंगा सर। ये डॉक्ट्राइन अगर आप किस हर थ्योरी क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट होता है, कोई लैटिन टर्म होगी, कुछ ना कुछ रहेगा, वो नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स आपके जाने के चांसेस वहीं पे बन जाते हैं सर। तो मैं यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा सर, these contracts are based on the doctrine, डॉक्ट्राइन यानी प्रिंसिपल के nobody should be rich, कोई अमीर नहीं हो जाना चाहिए सर किसी और का लॉस करके, दैट इज ऑन द डॉक्ट्राइन दैट, इसको लिखेंगे हम, अ पर्सन shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another। किसी और के नुकसान पे खुद का पेट नहीं भरना चाहिए सर। मैं इतना लिखता हूँ ना, मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट व्हाट डू इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा हो जाता है, फुल मार्क्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट मुझे लिखना है सर, होशियार बच्चा ऐसा लिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और salient features of quasi contract। ये होशियार बच्चे की लक्षण है सर, ऐसा लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में तो आना चाहिए तू कहाँ पे मीनिंग लिख रहा है और कहाँ पे तू उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है।
बहुत आसान है सर, मैंने तो आपको चार तो ऐसे ही बता दिए थे बहुत आसानी से। था सबसे पहले क्या ये अग्रीमेंट के थ्रू बनते किसी के थ्रू? अरे नहीं रे। इट डज नॉट अराइजेस फ्रॉम एनी agreement of parties but by, जो लिखेंगे but is imposed by law, does not arises agreement, that's it। ये मेरे कीवर्ड्स बन जाएंगे सर। यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसका बेसिस कोई प्रॉमिस नहीं होता सर। ड्यूटी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट प्रॉमिस। सर ऐसे लिखना मैंडेटरी है तो ही मार्क्स तो मिलेंगे बच्चे, नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तीसरा पॉइंट सर, क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, किसी को याद है तो? कि मैंने लिखा था कि ये अधिकार आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है, सारी दुनिया के नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सच अ राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन्स एंड नॉट होल वर्ल्ड। राइट अवेलेबल स्पेसिफिक पर्सन्स, दैट्स इट सर। चौथी चीज में क्या लिखना चाहूंगा सर? यहाँ पे मैं इतना लिखना चाहूंगा कि इसके इसके इस केस में आपको केस कैसे फाइल करोगे सर आप? एज अ ब्रीच ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट तो लिखेंगे a suit is filed as if it is a breach of complete कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया सर। एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें बनेगा सर मेरा, फिफ्थ पॉइंट मेरा इसमें ये बन जाता है सर कि हमेशा याद रखना, मैं इस केस में हमेशा मेरा अधिकार रहेगा पैसा मांगना। मतलब क्या सर? जरूरी नहीं मैं उसको बोलूँ तू मेरा पर्स लेके गया तो मेरा क्या बोलते उसको पर्स ही वापस दे, जरूरी नहीं। अच्छा पर्स था मेरा 1,500, 1,500 एग्जाम्पल 1,500 का था, तो भाई मेरे 1,500 रुपए मेरे को लाके दे दे, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट सिर्फ इतना लिखूंगा सर, द राइट इज जनरली अ राइट टू मनी एंड इट कैन बी लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। सर लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, अरे मतलब जनरली मैं अच्छी ऐसा कुछ एक्शन नहीं मांग सकता सर, मेरे को उससे कंपेंसेशन ही मांगना पड़ेगा। जरूरी नहीं वो कंपेंसेशन कैश में ही हो, इट कैन बी लिक्विडेटेड सम, कैश हो सकता है सर, लेकिन जो भी मैं उससे मांगूंगा एज अ कंपेंसेशन इट शुड ऑलवेज बी अ मनी कंपेंसेशन। तो बस यार बन गया यहाँ पे मेरा। दैट्स इट फॉर दिस डे, थैंक यू।